वेलकम टू ए प्लस आई एस अकेडमी। ए प्लस आई एस अकेडमी में सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर पे। और सबसे पहला टॉपिक जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो पहला टॉपिक है वी राइज पहल। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि वी राइज पहल होता क्या है। तो पहला टॉपिक है वी राइज पहल। दूसरा हमारा जो टॉपिक रहेगा आज का वो टॉपिक है काशी तमिल संगम 4.0 सांस्कृतिक एकता का नया अध्याय। इसके बारे में चर्चा करेंगे। तीसरा है लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार की जनसंख्या पर जो है आईआईएमएडी पीएफआई की जो रिपोर्ट आई है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और चौथा है यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में अहोम साम्राज्य का चराई देव मोईदसम को शामिल किया गया है। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पहले टॉपिक पे बात करते हैं। पहला टॉपिक जो है वीर आइज पहल। ये वीर आइज पहल क्या है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि वीर आइज पहल का मेन उद्देश्य क्या है या वीर आइज का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ये नीति आयोग के द्वारा आया है। किसके द्वारा ये वीर आइज शुरू किया गया है? नीति आयोग के द्वारा इसे शुरू किया गया है। वीर आयोग जो पहल है, पहले योजना आयोग था। फिर योजना आयोग के बाद इस देश में जो है नीति आयोग की स्थापना की गई और नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो देश के प्रधानमंत्री होते हैं। पहले पंचवर्षीय योजनाएं चलती थी, देश में 12 पंचवर्षीय योजनाएं चली। लेकिन जैसे ही 2014 में मोदी जी सत्ता में आते हैं तो उन्होंने योजना आयोग को समाप्त करके उसकी जगह पर नीति आयोग की स्थापना किया। तो आइए हम लोग बात करते हैं वीर आइज पहल के बारे में। जो वी राइज पहल है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि वी राइज पहल बेसिकली है क्या। ठीक है। तो वी राइज पहल की बात अगर हमको करें या हम लोग बात करें वी राइज पहल, राइज इनिशिएटिव, वी राइज इनिशिएटिव, क्या है ये वी राइज पहल? तो ये जो वी राइज पहल है पहले तो ये जान लो कि इसका फुल फॉर्म क्या है। तो वी राइज का मतलब होता है ओमेन एंटरप्रेन्योर्स। लिखिए ओमेन एंटरप्रेन्योर्स। जो वुमेन जो है जो है इसे कहा जाता है इंटरप्रेन्योर्स कहा जाता है। ठीक है। रिमेनिंग, ठीक है। इंक्लूसिव सस्टेनेबल, इंक्लूसिव, बात समझ में आए सभी को? इंक्लूसिव सस्टेनेबल कहते हैं, सस्टेनेबल। ठीक है। इंटरप्राइज इसका फुल फॉर्म है, इंटरप्राइज, इंटरप्राइज। क्लियर है सबको? तो इसका फुल फॉर्म अगर आपसे पूछा जाए कि वी राइज का फुल फॉर्म क्या है तो आप बता सकते हैं कि सर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स जो है रिमेनिंग इंक्लूसिव जो है इंटरप्राइज है। ठीक है। सस्टेनेबल एंटरप्राइज है। यह पहल किसके द्वारा संचालित है? तो यह पहल महिलाओं के द्वारा संचालित है। और महिलाएं क्या करेंगी? तो महिलाएं जो है उद्यमों को वैश्विक बाजार में आगे बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? एक संस्थागत पहल शुरुआत की गई है। नीति आयोग के महिला उद्यमिता मंच ने डीपी वर्ल्ड के साथ साझेदारी की है और इस पहल की शुरुआत किया गया है। अवार्ड टू रिवार्ड कार्यक्रम के तहत इस पहल को एक नाम दिया गया, अवार्ड टू रिवार्ड कार्यक्रम। अवार्ड टू रिवार्ड कार्यक्रम, कार्यक्रम के तहत शुरू किया गया है, के तहत शुरू किया गया है। अवार्ड टू रिवार्ड कार्यक्रम के तहत इसे शुरू किया गया है। यह पहल किसके द्वारा संचालित है? तो महिलाओं के द्वारा संचालित है। यह पहल किसके द्वारा? यह पहल लिख लीजिए महिलाओं द्वारा संचालित है, महिलाओं द्वारा संचालित है। क्लियर है? और नीति आयोग ने क्या किया है? महिला उद्यमिता मंच ने, नीति आयोग के जो है लिख लीजिए अगले पेज पे, नीति आयोग के महिला उद्यमिता मंच ने, लिखो नीति आयोग के महिला उद्यमिता मंच ने किसके साथ समझौता किया है? तो ये महिला उद्यमिता मंच ने डीपी वर्ल्ड के साथ समझौता, डीपी वर्ल्ड के साथ
समझौता किया है। बात समझ में आया सभी को? तो ये भी बात आप सभी को याद रखना है कि नीति आयोग ने जो है, उद्यमिता मंच ने डीपी वर्ल्ड के साथ समझौता किया है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि महिला उद्यमियों और महिला संचालित जो एमएसएमईज है, उसको वैश्विक बाजार में जो है, उसकी उपस्थिति को बढ़ाना है। तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य सिंपल है। क्या उद्देश्य है? जो मैंने कहा, तो इसका उद्देश्य है कि महिला उद्यमियों जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं, लिखिए महिला उद्यमियों और महिला उद्यमियों और लिखिए महिला उद्यमियों और ऐसे लिखिए महिला उद्यमियों और महिला संचालित एमएसएमईज की, लिखिए महिला संचालित सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग एमएसएमईज की, महिला संचालित एमएसएमईज की वैश्विक बाजार में उपस्थिति को बढ़ाना है। वैश्विक बाजार में उपस्थिति को बढ़ाना है, को बढ़ाना है। क्लियर है? इसका मेन उद्देश्य है। तो ये जो शुरू किया गया है, जो एक इनिशिएटिव है नीति आयोग के द्वारा, जिसके बारे में मैंने कहा कि इसका मेन उद्देश्य ही यही है। अच्छा, इसका मेन और उद्देश्य क्या है? निर्माण क्षमता विकसित करना, रणनीतिक साझेदारियां उपलब्ध कराना, व्यवसाय विस्तार के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता सहयोग दिलाना, ये इसका मेन उद्देश्य है। ठीक है, तो ये चीजें भी आप सभी को जानना चाहिए। तो खैर, हमने मेन फोकस इसी पे किया, महिला उद्यमियों और महिला संचालित जो एमएसएमईज की वैश्विक बाजार में उपस्थिति को बढ़ाना भी जो है इसका मेन उद्देश्य है। इस बात को भी आप सभी को लिखना चाहिए, नोट डाउन कर लीजिए आप सभी, जितना भी आप सभी को बता रहा हूं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और सबसे बात जो सरकार शुरुआत में जब चर्चा की थी लोकल टू वोकल, तो वोकल फॉर लोकल टू ग्लोबल दृष्टिकोण को मजबूत करना, ये भी कहा गया है। लिख लीजिए इसका दूसरा पॉइंट भी। क्या लिखेंगे? इसका दूसरा पॉइंट लिखिए, ऐसे लिखिए, लिखिए कि एमएसएमई क्षेत्र में, दूसरा लिखो, एमएसएमई यानी कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग क्षेत्र में, एमएसएमई क्षेत्र में क्या करना? महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि करना। लिखो, महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि करना, भागीदारी में वृद्धि करना इसका मुख्य उद्देश्य है। दूसरा, वोकल फॉर लोकल टू ग्लोबल, दूसरा लिखिए, वोकल फॉर लोकल टू ग्लोबल, ऐसे लिखो, वोकल फॉर लोकल टू ग्लोबल, वोकल फॉर लोकल टू ग्लोबल दृष्टिकोण को मजबूत करना, कोण को मजबूत करना, यह भी बात कहा गया। भारत में कहा गया है कि भारत को महिला संचालित आर्थिक विकास की दिशा में ले जाना, भारत को महिला संचालित आर्थिक विकास में, एक विकास में ले जाना। ठीक है, निर्यात में महिलाओं की भूमिका को बढ़ाकर, अगला पॉइंट लिख लीजिए, निर्यात में महिलाओं की भूमिका को बढ़ाकर, की भूमिका को बढ़ाकर क्या करना? वैश्विक प्रतिस्पर्धा में इन्हें शामिल करना। लिखिए, वैश्विक प्रतिस्पर्धा में शामिल करना, में शामिल करना, वैश्विक प्रतिस्पर्धा में शामिल करना। तो ये जितने भी पॉइंट आपको मैं बता रहा हूं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो
सारे जितने भी उद्देश्य इसके हैं, चाहे एमएसएमई क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि करना, वोकल फॉर लोकल टू ग्लोबल दृष्टिकोण को मजबूत करना, भारत को महिला संचालित आर्थिक विकास में ले जाना, निर्यात में महिलाओं की भूमिका को बढ़ाकर वैश्विक प्रतिस्पर्धा में इन्हें शामिल करना, ये सारे पॉइंट को आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, लिख लीजिए इसको, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। ठीक है, तो पहला टॉपिक आपका ये क्लियर हुआ। दूसरा टॉपिक अगर हम लोग पढ़ेंगे, दूसरा टॉपिक काशी तमिल संगमम जो है संगमम जो है मम जो है 4.0 सांस्कृतिक एकता का नया अध्याय। बनारस आप सभी जानते हैं सांस्कृतिक केंद्र है बनारस, प्रयागराज, बनारस ये सभी। और इसका आयोजन चूंकि 2 तारीख से लेकर 15 दिसंबर तक हो रहा है, बनारस में हो रहा है बेसिकली। ये जो संगमम जो हो रहा है बेसिकली बनारस और तमिलनाडु के बीच, जो सदियों पुरानी जो संस्कृति है, जो आध्यात्मिक है, जो भाषाई संबंध है, उन संबंधों को क्या करना, पुनर्जीवित करने के लिए किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य भी क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य है तमिल भाषा की जो लेट्स लर्न तमिल, यानी कि तमिल करकलम कहा गया है बेसिकली, जिसमें तमिल भाषा और भाषाई एकता पर विशेष ध्यान दिया गया है। तो आज हम बात करेंगे, चूंकि ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है और यूपीपीसीएस ने भी कई बार क्वेश्चन इस पे पूछे हैं, इसीलिए इसका नाम है काशी तमिल संगमम जो है 4.0। तो आइए थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ये 4.0 का मेन उद्देश्य क्या, आखिर ये 4.0 क्यों है, कुछ और भी तो हो सकता है। तो 4.0 का मतलब क्या है, तो काशी तमिल जो संगमम 4.0 सांस्कृतिक एकता का जो नया अध्याय है, जिसके बारे में अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इसका मेन उद्देश्य यही है। इसका आयोजन जो हो रहा है, आयोजन याद रखिएगा, इसका आयोजन जो हो रहा है वो हो रहा है 2 दिसंबर से 15 दिसंबर तक। 2 दिसंबर से 15 दिसंबर तक, 15 दिसंबर तक। ठीक है, कहाँ आयोजन स्थल का है, स्थल इसका है वाराणसी, वाराणसी। ठीक है, दूसरा पॉइंट, यह कार्यक्रम क्यों किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है, ये भी क्वेश्चन आएगा, किया जा रहा है। तो इसलिए किया जा रहा है कि काशी यानी कि बनारस और तमिल मतलब तमिलनाडु की बात की जा रही है, काशी और तमिलनाडु के बीच, नाडु के बीच सदियों पुरानी संस्कृति, संस्कृति लिख लीजिए, आध्यात्मिक, अध्यात्म एकता को पुनर्जीवित करने के लिए, पुनर्जीवित करने के लिए, जीवित करने के लिए। बात समझ में आया। इसका विषय भी काफी इंपॉर्टेंट है, जो परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है कि क्या इसका विषय है। इसका विषय क्या है, इसका विषय बड़ा आसान है और विषय है लेट्स लर्न तमिल। लिखिए, लेट्स लर्न तमिल इसका विषय। ठीक है, तो अगर आपसे ये भी पूछा जाए कि इसका विषय क्या है, तो लेट्स लर्न तमिल यानी कि तमिल कर कलम बेसिकली कहा जाता है, तमिल कर कलम, कर कलम। बात समझ में आया? ये जितने भी ये पॉइंट है, चाहे पहला पॉइंट हो, चाहे दूसरा पॉइंट हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, ये सब आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो नोट डाउन कर लीजिए इसको कि इसका आयोजन स्थल जो है बेटा 2 से लेकर 15 दिसंबर तक हो रहा है। और यह पहल चूंकि भारत की 2 प्राचीन सभ्यताओं, कौन कौन सी प्राचीन सभ्यता, काशी और तमिलनाडु के बीच सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संबंधों का बेसिकली एक उत्सव मनाया जा रहा है। सदियों से तीर्थयात्रियों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा, साधकों ने दोनों क्षेत्रों के बीच ज्ञान, भाषा और परंपराओं का आदान प्रदान किया है, इसीलिए इसका नाम संगमम रखा गया है। उसी ऐतिहासिक जुड़ाव को आधुनिक संदर्भ में पुनर्स्थापित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो लिखिए, क्या है काशी तमिलम, लिख लीजिए, काशी तमिल संगमम जो है, लिखिए काशी तमिल संगमम। क्या है ये काशी तमिल संगमम? तो काशी तमिल जो संगमम है, जिसके बारे में हमने कहा आप सभी से, ठीक है, तो काशी तमिल संगमम है क्या बेसिकली, चलिए ये अच्छा लग रहा है। तो काशी तमिल जो संगमम है, लिखिए,
भारत की दो प्राचीन सभ्यताओं, लिखिए, ऐसे लिखिए, भारत की दो प्राचीन सभ्यताओं, भारत की दो प्राचीन सभ्यताओं, काशी और तमिलनाडु के सांस्कृतिक, लिखिए, काशी और तमिलनाडु के सांस्कृतिक, क्या करना, काशी और तमिलनाडु के सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक संबंधों का उत्सव है, एवं आध्यात्मिक उत्सवों का क्या है, संगमम है। पहला पॉइंट इसको लिख सकते हैं। सदियों से तीर्थयात्रियों, विद्वानों और साधकों ने, लिखिए, सदियों से तीर्थयात्रियों, विद्वानों और साधकों ने क्या किया है, इन साधकों ने जो है दोनों क्षेत्रों के बीच भाषा, ज्ञान और परंपराओं का आदान प्रदान किया है। लिखिए, दोनों क्षेत्रों के बीच, क्षेत्रों के बीच भाषा, ज्ञान का आदान प्रदान किया है, आदान प्रदान किया है, दोनों क्षेत्रों के बीच आदान प्रदान किया है। तो ये भी बात आप इसमें लिख सकते हैं कि दोनों क्षेत्रों के बीच इन्होंने क्या किया है, दोनों क्षेत्रों के बीच उन्होंने आदान प्रदान किया है। इसको भी नोट डाउन आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है, अगर आपसे कोई पूछे तो उसकी मुख्य विशेषताएं जो है, जो विशेषताओं पे हमने अभी चर्चा किया आप सभी से, मुख्य विशेषताएं क्या है, तो लिखिए मुख्य विशेषताएं। मुख्य विशेषताएं, जैसे आप मुख्य विशेषताओं में कह सकते हैं, जैसे पहला है तमिल सीखना और भाषाई एकता। लिखिए, तमिल सीखना और भाषाई एकता पहला मुख्य उद्देश्य है। पहला इसका मुख्य उद्देश्य है तमिल सीखना और भाषाई एकता। वाराणसी के स्कूलों में तमिल भाषा का शिक्षण। लिखिए, वाराणसी के स्कूलों में तमिल भाषा का, वाराणसी के जो स्कूल है उस वाराणसी के स्कूलों में तमिल भाषा का क्या, शिक्षण, भाषा का शिक्षण। इसके साथ साथ ऋषि अगस्त्य वाहन अभियान जो चलाया गया है, आप सभी जानते हैं। इस वर्ष के समापन जो समारोह होगा वो रामेश्वरम में होगा। इस बार जो समापन समारोह का होगा, समापन समारोह रामेश्वरम में होगा, रामेश्वरम में होगा। कहाँ होगा, रामेश्वरम में होगा। और ये जो रामेश्वरम में होगा, इससे क्या होगा कि उत्तर से दक्षिण तक जो सांस्कृतिक यात्रा का यह एक प्रतीक है। क्योंकि बनारस उत्तर और रामेश्वरम दक्षिण है, तो उत्तर से दक्षिण का क्या होगा, तो उत्तर से दक्षिण का क्या होगा, सांस्कृतिक एकता का यह प्रतीक होगा। यह लिख लो, उत्तर से दक्षिण तक सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है, एकता का प्रतीक। सांस्कृतिक क्या है, तो सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। इसके साथ साथ और भी पॉइंट है, जैसे और भी पॉइंटों पे अगर हम बात करें तो कह सकते हैं, जैसे तमिल करकलम, उत्तर प्रदेश में तमिल शिक्षा। लिखो, तमिल करकलम उत्तर प्रदेश में, यूपी में तमिल शिक्षा के बारे में बात कर सकते हैं। वाराणसी के स्कूल में 50 तमिल शिक्षक तैनात किए जाएंगे, यह भी पॉइंट कहा गया है। वाराणसी के स्कूल में 50
तमिल शिक्षक शामिल किए जाएंगे। तमिल शिक्षक शामिल किए जाएंगे। तो ये भी बात इसमें इंक्लूड की गई है और ये चीजें जो बताई गई हैं इनको भी आप सभी को लेकर चलना भी है। तो इसको भी याद रखिएगा। चलिए अगले टॉपिक पे बात करते हैं। अगला टॉपिक, टॉपिक लंबा ना हो नहीं तो आप लोग को बोझिल लगेगा। हाँ, ये जो लिखा हुआ है जो कि लक्षद्वीप और जो है अंडमान निकोबार की जनसंख्या पर जो है आईआईएमएडी की पीएफआई रिपोर्ट आई है। ठीक है। अब देखिए हमारी जनसंख्या, चूंकि जनगणना होती है हर 10 साल पे, लेकिन 2011 में जनगणना आखिरी हुई थी, 21 में नहीं हुई, कोविड हो गया था। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन एवं विकास संस्थान, जिसे हम आईआईएमएडी कहते हैं ना, ये जो आईआईएमडी का फुल फॉर्म क्या है पहले लिख लीजिए इसको, इसका मेन नाम क्या होता है। इसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन एवं विकास संस्थान। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन एवं विकास संस्थान, विकास संस्थान। ठीक है। तो इसने और पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया, दोनों, पीएफआई का मतलब क्या है यहां पर, पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया, फाउंडेशन ऑफ इंडिया, इन दोनों लोगों ने मिलकर, ये आईआईएमएडी और ये दोनों लोगों की राष्ट्रीय स्तरीय रिपोर्ट में भारत के द्वीपीय जो समूह है, जो लक्षद्वीप है और अंडमान की जनसंख्या वृद्धि का एक विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। ठीक है। तो इन दोनों की रिपोर्ट के आधार पर, ये दोनों ने क्या दिया था, इन दोनों की रिपोर्ट आई थी और इस रिपोर्ट के आधार पर चाहे लक्षद्वीप हो चाहे वो अंडमान निकोबार हो, उन दोनों की जनसंख्या वृद्धि का विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। तो यही इस रिपोर्ट में कहा गया है। यह रिपोर्ट का जो शीर्षक है, चलिए इसके बारे में लिख लीजिए। ये जो रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट का शीर्षक काफी इंपॉर्टेंट है और इसमें भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की भावी जनसंख्या का अनुमान प्रस्तुत किया गया है। इस रिपोर्ट का शीर्षक है अनरेवलिंग इंडियाज। लिखिए शीर्षक क्या है इस रिपोर्ट का। इस रिपोर्ट का जो शीर्षक है, शीर्षक काफी इंपॉर्टेंट होता है किसी का भी। शीर्षक लिख लीजिए, जो शीर्षक है काफी इंपॉर्टेंट है। लिखिए अनरेवलिंग इंडिया। लिखिए अनरेवलिंग इंडिया, ऐसे लिखिए अनरेवलिंग इंडिया डेमोग्राफी फ्यूचर। डेमोग्राफिक लिखिए, डेमोग्राफिक फ्यूचर, डेमोग्राफिक फ्यूचर, पॉपुलेशन प्रोजेक्शन ऑफ स्टेट एंड पॉपुलेशन, जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन प्रोजेक्शन। लिखिए पॉपुलेशन प्रोजेक्शन फॉर स्टेट एंड अर्बन टेरिटरी, फॉर स्टेट एंड अर्बन, क्या अर्बन, तो अर्बन लिख लीजिए टेरिटोरीज, टूरीज। कब का है ये, तो 2021 से 2051 तक का। ये चीजें भी इसमें इंक्लूड की गई है। इसमें सभी राज्य हैं, इसमें सभी की जनसंख्या का अनुमान लगाया गया है और विशेष रूप से फोकस छोटे राज्यों पे किया गया है, द्वीप पे किया गया है और दृष्टिकोण भी जो अपनाया गया है वो गणितीय दृष्टिकोण को अपनाया गया है। ठीक है। तो पहले इतना लिख लीजिए शीर्षक क्या है इसका। जो लक्षद्वीप की बात हम कर रहे हैं, छोटा सा आइलैंड है लक्षद्वीप, और लक्षद्वीप में कहा गया है, लक्षद्वीप के बारे में, कि लक्षद्वीप की जनसंख्या वर्ष 2016 में अगर वो थी सिर्फ 67,642। लक्षद्वीप की जो जनसंख्या थी, जनसंख्या कितनी थी 2016 में, कहा गया है ये 67,000 के आसपास थी, यानी कि 67,642 थी। लेकिन ये कहा जा रहा है कि 2051 तक, 2051 तक याद रखिएगा, ये 74,194 होने का अनुमान। ये लक्षद्वीप के बारे में क्या क्या, ये भी कहा गया है।
अंडमान निकोबार की बात अगर हम करें तो अंडमान निकोबार की जो बात की गई है, देख लीजिए, तो अंडमान निकोबार के संबंध में ये कहा गया है कि 2016 में ये कम से कम 4 लाख के आसपास थी। 2016 में 4 लाख, और कहा जा रहा है कि 2051 आते आते कि 4.25 लाख हो जाएगा, ये कहा गया है। तो इस डेटा को भी आप सभी को याद होना चाहिए, नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन कर लीजिए सभी लोग। चलिए अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे वो टॉपिक और कोई नहीं, उस टॉपिक का नाम है, मैं देख लूं टॉपिक, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में अहोम साम्राज्य का चराई देव मुइज्जम को शामिल किया गया है। अब यूनेस्को की जो, चूंकि ये कहां पर है, ये असम में है, और असम के चराई देव मुइज्जम को ऑफिशियल रूप से जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया, यानी कि कल्चरल कैटेगरी में किया गया है। यह निर्णय जो है विश्व धरोहर समिति ने लिया है, और इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ था। और यह सबसे इंपॉर्टेंट तो यह है कि यह पूर्वोत्तर भारत का पहला सांस्कृतिक स्थल है जिसे इस सूची में शामिल किया गया है। वर्तमान में अगर बात किया जाए तो वर्तमान में विश्व धरोहर स्थलों की जो संख्या है वो 44 हो गए हैं। तो पहला इतना आप सभी को जानना चाहिए कि यूनेस्को की जो विश्व धरोहर सूची में चराई देव जो है उसको जो है शामिल किया गया है। ठीक है, तो पहले एक बात लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर हम यूनेस्को की बात करें कि भाई यूनेस्को क्या है, तो सबसे पहले लिखिए यूनेस्को क्या है। यूनेस्को, यूनेस्को, यूनेस्को का जो फुल फॉर्म है, ये जो फुल फॉर्म इसका है, याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशन, यू फॉर यूनाइटेड, एन फॉर नेशन, ई फॉर क्या है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक, लिखिए एजुकेशनल, यस फॉर साइंटिफिक, और सी फॉर क्या है, साइंटिफिक के बाद सी लिखिए कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, कल्चरल, ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसे कहते हैं यूनेस्को। यूनेस्को के बारे में आपने जानते भी होंगे, और फ्रांस की राजधानी पेरिस में जो है इसका हेडक्वार्टर है। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, हेडक्वार्टर पेरिस में। पहली बात तो ये जानना होगा आपको, यह क्या है, तो यह विश्व स्तरीय संयुक्त राष्ट्र संघ का, ये क्या है, यह विश्व स्तरीय संयुक्त राष्ट्र संघ का, विश्व स्तरीय संयुक्त राष्ट्र संघ का शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक क्या है, संगठन है। शैक्षिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक क्या है, संगठन। क्लियर है, तो ये भी बात आप सभी को लिखना है। ठीक है, तो शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक क्या है, ये यूनेस्को, ये एक संगठन है जिसके बारे में आप सभी को लिखना है। अच्छा, मान लीजिए इसका उद्देश्य पूछ दे, इसका उद्देश्य क्या है यूनेस्को का, तो लिखिए इसका उद्देश्य बड़ा क्लियर है, जैसे अभी मैंने कहा ना, इसका उद्देश्य क्या है, आखिर कोई तो काम करता है यूनेस्को। यूनेस्को क्या करता है, शिक्षा, वैज्ञानिक सहयोग, सांस्कृतिक समक्ष, लिखिए शिक्षा, वैज्ञानिक सहयोग, सांस्कृतिक समझ, लिखिए सांस्कृतिक समझ, सांस्कृतिक समझ,
और के जरिए शांति और कल्याण को बढ़ावा देता है। के जरिए शांति और सहयोग को बढ़ावा देता है। शांति और सहयोग को बढ़ावा देता है। क्लियर है? ये भी बात करना है। वर्तमान में इसके कितने सदस्य हैं? 195 देश इसके सदस्य हैं, ये याद रखिएगा। वर्तमान में 195 सदस्य देश हैं और यहां तक कि जो है इसके जो मतलब ये संस्थान चूंकि बच्चों पर विशेष ध्यान भी देता है, ये भी याद रखिएगा, यूनेस्को। तो ये भी चीजें आप सभी को जानना चाहिए। नोट डाउन कर लीजिए पहले इतना, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर हमने जो शब्द यूज किया, जिसके बारे में अभी हमने कहा, वो जो शब्द शुरुआत में हमने कहा असम का, चराई देव मोई दम्स। चराई देव जो था, देखिए चराई देव मोई दम्स, ये कहां पर है? तो ये असम में है। पहली बात तो असम में है। दूसरा, इसका मोइदम का मतलब क्या होता है? ये होता है किसका घर होता है? ये मतलब होता है आत्मा का घर होता है। आत्मा का घर, आत्मा का घर, इसका अर्थ होता है। ठीक है। इसकी तुलना अक्सर मिस्र के पिरामिडों से की जाती है। इसकी तुलना जो है मिस्र के पिरामिडों से, लिखिए इसके तुलना मिस्र के पिरामिडों से की जाती है। पिरामिडों से की जाती है क्योंकि ये विशाल मिट्टी के टीले होते हैं। क्योंकि ये विशाल मिट्टी के टीले होते हैं, मिट्टी के टीले होते हैं, इसलिए इसकी तुलना की जाती है। ठीक है। तो ये बात आप सभी को लिखना चाहिए क्योंकि असम में है और इसको जो है यूनेस्को में शामिल किया गया है। काफी इंपॉर्टेंट ये है। और इसको ऑफिशियल रूप से जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में, याद रखिएगा, विश्व धरोहर सूची में, धरोहर सूची शामिल किया गया। पहली बात। दूसरा, कल्चरल कैटेगरी में शामिल किया गया। इसे किस कैटेगरी में? कल्चरल। कल्चरल कैटेगरी में इसे शामिल किया गया है। ठीक है। और ये निर्णय किसके द्वारा लिया गया है? विश्व धरोहर समिति के 46वें सम्मेलन में लिया गया है। निर्णय विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र में लिया गया है। क्लियर है? ये भी बात आपको लिखना है। और वर्तमान में विश्व धरोहर स्थलों की कुल संख्या कितनी है? तो लिखिए 44 है। ठीक है, अगले पेज पे लिख लेता हूं मैं। वर्तमान में लिख लीजिए, ऐसे लिखिए, वर्तमान में ऐसे लिखिए, ये तो चलेगा ही नहीं। वर्तमान में विश्व धरोहर स्थलों की संख्या, इस संख्या कितनी है? तो संख्या है 44, 44। ठीक है। तो ये भी बात आप इसको लिखना है कि विश्व धरोहर स्थलों की जो संख्या है वो कितनी है? तो वो 44 ये भी दिया गया है। क्लियर है सबको? ये भी बात आप उसको नो डाउट करना है क्योंकि लगातार परीक्षा में आपसे पूछे जाएंगे, तो आपको कम से कम इस पे पता होना चाहिए। तो विश्व धरोहर स्थलों की संख्या कितनी है? ये 44 इसके विश्व धरोहर स्थल है। क्लियर है सबको? तो ये भी शायद याद रखिएगा। ठीक है। और जो जो चीजें मैंने आपको बताया, तो जितने भी टॉपिक थे ओवरऑल हमने हर टॉपिक पे बात किया। तो आप देख सकते हैं, चाहे चराई देव मुजसम, इसका अर्थ होता है आत्मा का घर होता है।
इसकी तुलना किससे की जाती है, सब बात कर चुके हैं। यूनेस्को की स्थापना, यूनेस्को के बारे में हमने सब बात किया। इसके साथ-साथ जो है हमने कई सारे मुद्दों पे बात किया, ठीक है। और लक्षद्वीप और अंडमान के बारे में हमने चर्चा किया, तमिल संगमम के बारे में हमने चर्चा किया, काशी तमिल संगमम क्या है, इसके आयोजन के बारे में ये जो सब हमने डिटेल बात किया। और इसके साथ-साथ जो है हम महिला उद्यमियों के लिए जो वी-राइज इनिशिएटिव जो स्टार्ट किया गया है, उसके बारे में भी हमने परिचर्चा किया। कल जो भी हम जब आगे हम बात करेंगे और इससे रिलेटेड हम प्रश्न भी जो है आपके सामने लेकर आएँगे। आप लोग तैयार रहिएगा, जितने भी टॉपिक पढ़ाए गए थोड़ा-सा यूपीएससी लेवल का मैंने पढ़ाया इन चीज़ों को, चूँकि आर्ट एंड कल्चर में ये पूछा जा सकता है, काशी तमिल संगमम को लेकर या वी राइज़ पहल जो है नीति आयोग की कुछ से रिलेटेड आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इसको जो है पढ़ लीजिएगा और हम इससे रिलेटेड जो है आपको प्रश्न जो है नेक्स्ट वीडियो में अपने देंगे। तो जो लोग नए हो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जब भी मेरी क्लास हो या किसी की भी क्लास हो ए प्लस आईएएस अकेडमी पे, तो आप लोग के पास नोटिफ़िकेशन पहुँच जाए। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।